हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम्स को। बहुत सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स देखे और हर लेवल का भी देखे। आईटी का आया हुआ अभी और भी क्वेश्चंस हैं कंसेप्चुअल, लेकिन मैं अभी उनको फिर से करूंगा बाद में। तब तक हम लोग बोर्ड लेवल वाले कंसेप्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उधर ही करने लगेंगे तो फिर हम लोग इसको नहीं आगे कर पाएंगे। और आज हम लोग सीख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट्स का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है वो हम लोग सीख रहे हैं। तो जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में है वो है एप्लीकेशन में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना डिटर्मिनेंट को अप्लाई करके। तो देखिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी ए का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1, y1, बी का ले लेते हैं x2, y2 और सी है हमारा x3, y3। इस तरह से इस ट्रायंगल के तीनों ही वर्टिसेस आपको दिए गए हैं और आपको अगर इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट अप्लाई करके, तो हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेट में भी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, पहला जो वर्टिसेस है x1, y1 और एक लास्ट में हम लोग 1 रखते हैं तीसरे कॉलम में। फिर यहीं पे x2, y2 1 और यहाँ x3, y3 1 और यहाँ पे हम लोग मॉडुलस ले लेंगे। ये जो छोटा वाला स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ये मॉडुलस है और ये बड़ा वाला स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेंट को है शो कर रहा है। ये मॉडुलस लेने का बस यही मकसद है कि हम लोग जानते हैं कि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर आपका कैलकुलेशन निगेटिव आता भी है तो फिर हम लोग उसको मॉडुलस लेकर के पॉजिटिव बना लेंगे, क्योंकि एरिया हमारा कभी निगेटिव नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एरिया निकालने का, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये वही फार्मूला है जो आप 10th में पढ़े हुए थे कि 10th में क्या था कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, ये वाला जो आप फार्मूला पढ़े होंगे बस वही फार्मूला है, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो एक चीज कि हम यहां से शो ये कर सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा अगर उसके वर्टिसेस दिए गए हैं। तो ये एप्लीकेशन हम लोगों को बोर्ड लेवल में सीखना है। और इसके बाद हम लोग एक और चीज इसमें बोल सकते हैं, क्या, एरिया लिखने के बाद रिमार्क में या नोट में जो हमने मॉड बताया उसी चीज को हम लोग लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे कि सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, since area is a positive quantity, therefore we always take absolute value. We always take absolute value of determinant. We always take absolute value of determinant. ये तो पहला चीज। सेकेंड नंबर रिमार्क में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि इफ एरिया इज गिवन वी टेक बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर कैलकुलेशन। तब हम लोग कैलकुलेशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों का यूज करें। अभी हम बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ। और थर्ड रिमार्क में हम लोग ध्यान रखेंगे कि इफ पॉइंट्स ए x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3 are collinear, then आप जानते होंगे कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए, कोलिनियर का मतलब है कि अगर एक ही लाइन पर हो जाए तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है।
और ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। ये हम लोग कोऑर्डिनेट में 11th में भी सीखे हुए हैं। तो वही लिख रहे हैं कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 0। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं और एक क्वेश्चंस में भी हम लोग देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस को। हाँ, यहाँ पर बात आई, इसको थोड़ा समझना है। पहला तो वही है कि अगर एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होता है इसलिए हम लोग हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करेंगे आंसर के लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का सेंस होता है कि उसका मॉडुलस वैल्यू। फिर सेकंड हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर एरिया गिवन हो, देखिए जैसे आप सोचिए कि अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल का एरिया कोई निकाले और एरिया निकालने के बाद अगर वो आदमी, वो पर्सन आपसे ये बताता है कि एरिया आया है 10 स्क्वायर यूनिट, कोई ट्रायंगल गिवन है, कोई अदर पर्सन उस ट्रायंगल का एरिया इस मेथड से निकाला और वो बोल रहा है कि एरिया है ट्रायंगल का 10 स्क्वायर यूनिट, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जब वो डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया है तो उसका एरिया +10 आया है और तब वो मुझे 10 स्क्वायर यूनिट बताएगा, या -10 भी अगर उसका एरिया आएगा तो भी वो मुझे क्या बताएगा कि एरिया क्या है, कि 10 स्क्वायर यूनिट। तो इसीलिए मुझे नहीं पता है कि जब कैलकुलेट किया गया होगा, एरिया निकाला गया होगा, तो उस समय पॉजिटिव साइन आया होगा कि निगेटिव साइन आया होगा। तो इसीलिए हम लोग अगर एरिया गिवन रहे, जैसे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया 4 3, यहाँ दे दिया 9 7, यहाँ कुछ और दे दिया 8 और k, और आपसे कहा जाएगा कि अगर इन तीनों वर्टिसेज वाले ट्रायंगल का एरिया 40 स्क्वायर यूनिट है तो आप k का वैल्यू निकालें। तो उस समय आपको क्या करना होगा कि ये जो 40 है ना, 40 के जगह पे आपको +40 और -40 दोनों ही लेके सॉल्व करना होगा, तब आपको k का 2 वैल्यू मिलेगा। क्लियर है ना? आपको दोनों, क्योंकि हम अभी बताएं कि मॉडुलस वैल्यू हम लोग लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो दोनों में से 40 बताया जा रहा है अगर क्वेश्चन में, तो +40 भी आंसर आ सकता होगा या -40 भी आ सकता होगा, तो हम लोग दोनों लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। और कोलिनियर के लिए क्या शो करना होगा कि ट्रायंगल का एरिया जो है वो 0 के बराबर है, यानी इस 1/2 को भी अगर हम लोग उधर शो कर दें, उधर भेज दें, तो हमको सिर्फ ये शो करना होगा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। अगर ये हम लोग शो कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट्स दिए रहेंगे हमारे तीनों ही, वो तीनों ही पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, बहुत आसान होता है ये। देखिए एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके तीनों ही वर्टिसेस दिए गए हैं। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। हम लोग पहले मान लेते हैं, इस वर्टिसेस को कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं लेट ए 3,8, बी -4,2 and C 5,1 be the given vertices. Then इन वर्टिसेस को हम नाम दे दिए ABC। अब हमको ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, याद होगा आपको। और फिर हम लोग लिखते हैं डिटरमिनेंट में पहला x1 y1 1 लिखते थे, तो हम लोग लिखेंगे 3 8 1, फिर -4 2 1 और फिर 5 1 1, और यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, तो मॉडुलस यूज करते हैं, याद है ना, इतना स्क्वायर। इसको हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग R1 वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 मॉडुलस ऑफ, ये मॉड है, ध्यान रखेंगे ये मॉड है, तो 3, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 जब बचेगा तो यही ना डिटरमिनेंट में बचेगा, तो 2 × 1 2 -1 × 1 1, फिर -8, तो इसको लाइन को और इस लाइन को हम लोग छोड़ देंगे, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और -1 को 5 से करेंगे तो 5, और फिर प्लस का 1, और क्या बचेगा, ये कॉलम ये रो हम लोग छोड़ेंगे तो बचेगा -4
ठीक है ना, और -5 इंटू 2 10, और ये मॉडुलस क्लोज। फिर से देख लिया जाए, 3 हम लोग लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 - 1 -8, तो -4 -5, और फिर +1 -4 -10। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ, इसको ब्रेक किया जाए, 2 - 1 1 हो गया, 1 इंटू 3 हो जाएगा हम लोगों का 3, ये -4 और -5 हो जाएगा -9, -9 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -14 मॉडुलस क्लोज। ये 1/2 ये हो जाएगा 72 और 3 75, 75 -14 हो जाएगा 61। ये आ गया आपका आंसर। मॉडुलस हम हटा दिए क्योंकि पॉजिटिव था, तो मॉडुलस पॉजिटिव को हट जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाएगा, 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अलग टाइप का एरिया आप निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। ये कोलिनियर प्रूफ करना है। ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, ए जिसका कोऑर्डिनेट है a, b प्लस सी, बी जिसका है b, c प्लस से, और सी जिसका है c, a प्लस बी, और आपको शो करना है कि ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हम लोग क्या शो करेंगे कि इन तीनों ही पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 है। तो हम लोग उसी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं कि हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम मॉडुलस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ले भी सकते हैं, ए है, फिर b प्लस सी है, फिर यहाँ 1 होता है ना, x1 y1 1, तो वही हम यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ b c प्लस a 1 c a प्लस b 1। अब यहाँ आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देंगे तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, और शो हो जाएगा कि ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हैं। या थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज तो पढ़े ही हुए हैं डिटरमिनेंट का, हम लोग वही यूज करते। देखिए ए बी और सी में से अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी और सी है, यहाँ बी है तो सी और ए है, सी है तो ए और बी है। तो अगर हम लोग C1 और C2 को साथ में ऐड कर देंगे तो हर जगह A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो फिर ये हमारा 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, तो बिना एक्सपैंड किए हुए हम इसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो हम इसमें अप्लाई ये कर देते हैं कि C1 को बदल देते हैं C1 प्लस C2 से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, C1 में C2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, और फिर 1 1 1। ठीक है ना। अब आप देखो कि ये यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं A प्लस बी प्लस सी। हम लोग लिख सकते हैं कि टेकिंग आउट कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 वी गेट, क्या मिल जाएगा बच्चे, देखिए आप कि A प्लस बी प्लस सी, और 1/2 तो ऑलरेडी बाहर था तो वो /2 हो गया, और फिर यहाँ हो जाएगा 1 1 1, फिर ये b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और फिर ये 1 1 1। तो ये हो गया A प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 0। क्यों 0? क्योंकि C1 एंड C3 जो है हमारा वो आइडेंटिकल हो गया, और 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ये हम लोग जानते हैं। तो एरिया क्या आ गया 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि since area of triangle ABC is equal to 0, this implies that points A क्या था हमारा, A कॉमा B प्लस सी, B कॉमा C प्लस A एंड C कॉमा A प्लस B आर कोलिनियर। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, ये हम लोग शो कर दिए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि अगर ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, इस ट्रायंगल जो है उसका एरिया क्या है 35 स्क्वायर यूनिट, और वर्टिसेस ये हैं 2, -6, 5, 4 एंड k, 4। तो आपको k की वैल्यू बतानी है, यानी ये वही हम लोग रिमार्क पढ़ रहे हैं जिसमें ट्रायंगल का एरिया गिवन होता है और किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। हम लोग अभी सीखे भी थे, और ऑब्जेक्टिव में ये 4 ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं कि k की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि ट्रायंगल का एरिया देखिए क्या होगा 1/2, डिटरमिनेंट ऑफ वर्टिसेस लिखते हैं 2, -6, 1, फिर है 5, 4, 1, और फिर है k, 4, 1, और ट्रायंगल का एरिया कितना है 35 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया का फार्मूला ये है 35 के इक्वल, k का वैल्यू हम लोगों को पता करना है। अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस होता है, उसी मॉडुलस को हटा करके हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। तो अब हम लोग बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले हम लोग 1/2 को उधर भेज देते हैं और इधर एक्सपांड कर देते हैं। तो एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये देखिए 4 - 4, फिर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस का, देखिए हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये लाइन और ये लाइन हम लोग छोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 - k, और फिर प्लस का 1, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 20 - 4k, और इधर अगर हम लोग 1/2 को भेजेंगे तो हो जाएगा ±70। अब देखिए ये तो जीरो ही हो जाएगा, नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा 30 - 6k, और ये हो जाएगा +20 - 4k इक्वल टू ±70। तो ये हो गया 30 और +20 तो 50 - 10k इक्वल टू +-70। तो बस हम लोग एक बार पॉजिटिव साइन यूज कर लें और एक बार नेगेटिव साइन यूज कर लें। तो क्या हो जाएगा 50 - 10k इक्वल टू 70, और 50 - 10k इक्वल टू -70। तो यहां से देखिए -10k इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 70 - 50 हो जाएगा 20, तो k की वैल्यू आपको मिल गई -2, और यहां से -10k ये इधर आएगा तो -120, तो k हमारा हो जाएगा 12। तो k का दो वैल्यू निकल गया 12 और -2। तो ऐसा हमको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल, अभी हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। देखिए इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है। हाँ, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जो आप कोऑर्डिनेट में 11th में पढ़े हैं कि एक पॉइंट अगर है a 1,2 और एक है b 3,6, और इसका अगर कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो लाइन के इक्वेशन लिखने का फार्मूला आप पढ़े होंगे कि y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इनटू x - x1। 2 पॉइंट्स फ्रॉम, 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन। लेकिन इस फार्मूले का आपको यूज नहीं करना है, आपको डिटरमिनेंट का यूज करके उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इन दोनों ही पॉइंट से पास कर रही है। तो पहले हम लोग इन दोनों ही पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। देखिए तो हम नाम दे दिए कि लेट a 1,2 एंड b 3,6 be given points। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये दोनों पॉइंट को हम नाम देते हैं और हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जरा ये देखिए, मान लेते हैं यही वो लाइन है जिस पर दोनों ही पॉइंट a जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2 और b जिसका कोऑर्डिनेट है 3,6, वो दोनों ही लाई कर रहे हैं और इसी का हमको इक्वेशन लिखना है। तो इतना तो आपको मालूम ही होगा कि किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग अपने मन से एक वेरिएबल पॉइंट तो इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग x, y रखते हैं। अब इसी लाइन पर हम एक और पॉइंट मान लेते हैं, कौन सा P, क्योंकि जब तक हमारे पास वेरिएबल नहीं होगा हम लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते।
तो अब हम यहां पर लिखते हैं कि ऑल्सो लेट P x, y be any point on line या ऑन दैट लाइन या रिक्वायर्ड लाइन भी आप लिख सकते हो, ऑन रिक्वायर्ड लाइन। जिस लाइन का हमको इक्वेशन लिखना है उसी पर हम एक और भी पॉइंट मान लिए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो अब हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो तीनों पॉइंट हैं a, b और p, ये तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग यहां लिखेंगे कि सिंस पॉइंट्स a, b एंड p आर कोलिनियर, क्योंकि ये एक ही लाइन पर हैं इसलिए कोलिनियर हो जाएंगे। और अगर ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हम लोग करना है, मॉड हम ले लें, 0 है तो नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ a का कोऑर्डिनेट है 1 2 1, b का है 3 6 1 और p का है x y 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। 1/2 और मॉडुलस दोनों को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो बस हमारे पास ये डिटरमिनेंट बचेगा। और अगर हम R1 के अलग एक्सपैंड करेंगे, आप यहाँ पर लिख लो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, तो देखिए क्या मिलेगा आपको 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 2, तो इसको और इसको छोड़ देंगे 3 माइनस एक्स, और फिर प्लस का 1, तो ये कॉलम ये रो आप छोड़ेंगे 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। तो ये देखिए हो गया 6 माइनस वाई माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, और ये हो गया प्लस का 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 6x तो हो जाएगा माइनस का 4x, और 3y माइनस y तो हो जाएगा प्लस का 2y इक्वल टू 0, यानी कि 2y इज इक्वल टू 4x, यानी कि y इज इक्वल टू 2x या y माइनस 2x इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जो इन दोनों ही पॉइंट से पास कर रही है या ज्वाइन कर रही है उन दोनों पॉइंट्स को। देखिए आगे हम लोग सीखते हैं, हेडिंग है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइनर क्या होता है। तो सबसे पहले सुनिए, माइनर किसका निकलता है, तो एलिमेंट का निकलता है। अगर किसी डिटरमिनेंट में 4 एलिमेंट हैं तो उन चारों का अलग अलग माइनर निकलेगा, 9 है तो उन सबका निकलेगा माइनर, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का माइनर निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, अगर आपको ए आई जे कोई एलिमेंट है और इसका माइनर निकालना है, ये किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट कर दीजिए यानी हटा दीजिए, और बचे हुए एलिमेंट्स के जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वही वैल्यू इस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। और अगर ये एलिमेंट ए आई जे है तो चूंकि माइनर एम से स्टार्ट हो रहा है तो इसके माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एम आई जे से। फिर से मेरी बात सुनिए, कैसे निकालना है आपको माइनर, एलिमेंट का निकालना है और जितने भी एलिमेंट है। अब देखिए जैसे बात सुनिए मेरी कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें डिटरमिनेंट का, ये a11 a12 a21 a22, ये है कोई डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल, तो a11 का माइनर क्या होगा, तो m11, और कैसे निकालेंगे, तो इसका माइनर निकालना है तो ये जिस रो में और कॉलम में है हटा दीजिए, और बचे हुए एलिमेंट के जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वही कहलाएगी a11 का माइनर। इसी तरह से आप बाकी सबका भी, इसका माइनर निकालना है तो ये जिस कॉलम और रो में है छोड़ दीजिए, बचे हुए एलिमेंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनर कहलाएगी। सिमिलरली आप इसका और इसका भी निकालो, 4 एलिमेंट है तो चारों का आप माइनर यहां पर निकालेंगे, और इसके माइनर को m11, इसके माइनर को m12, इसको m21, इसको m22 से हम लोग डिनोट करते हैं।
ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा बात है, और ये हम लोग डिलीट करना हटाना ये बहुत पहले से ही हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब एक यहाँ पर बात आपको याद रखना है, डिटरमिनेंट तो हम लोग ये भी सीखे हुए हैं कि अगर डेल्टा इज इक्वल टू सिंगल ऑर्डर का, जैसे -2, ये भी डिटरमिनेंट है, तो क्या इस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते हैं? तो माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जिस रो और कॉलम में है हटाना होगा, डिलीट करना होगा, तो कुछ बचा ही नहीं। तो यानी हम क्या सीखें कि 1/1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर हम नहीं निकाल सकते। यानी माइनर निकालने के लिए डिटरमिनेंट का ऑर्डर मिनिमम होना चाहिए 2 ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का 2/2 का, या इससे ज्यादा होना चाहिए। 1/1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर निकालना पॉसिबल नहीं है। किसका निकालना पॉसिबल है? तो 2/2 या उससे ज्यादा का। तो ये हो गया माइनर। दूसरा, कोफैक्टर्स। देखिए जरा कोफैक्टर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात कि कोफैक्टर भी उन्हीं सब का निकलेगा, एलिमेंट्स का ही। जितने एलिमेंट्स रहेंगे उनका माइनर भी आप निकाल सकते हैं और उनका कोफैक्टर भी आप निकाल सकते हैं। तो उनका कोफैक्टर कैसे निकलेगा? तो कोफैक्टर को, अगर एलिमेंट है Aij, तो इसके कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे, its cofactor is denoted by Aij और Cij। कैपिटल Cij या कैपिटल Aij दोनों से डिनोट किया जाता है कोफैक्टर्स को। और ये कैसे निकालते हैं? तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि अगर आपको इस एलिमेंट्स Aij का कोफैक्टर चाहिए तो Aij या Cij से इसको डिनोट करेंगे, और ये होगा -1 का पावर ये i प्लस j और इनटू उसी एलिमेंट का माइनर। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? इस एलिमेंट का निकालना है तो डिनोट कर दिया, और -1 का पावर i प्लस j और इनटू Mij। Mij क्या है यहां पर? Mij इस एलिमेंट का माइनर है। ये हो गया आपके कोफैक्टर का फॉर्मूला। इसको आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। तो ये हो गया कि एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको दिक्कतें आएंगी इसको सीखने में या कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे। देखिए, एक डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं और फिर हम लोग निकालते हैं उसके माइनर्स को और कोफैक्टर्स को। हमेशा ही एलिमेंट्स का निकलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, माइनर भी और कोफैक्टर भी। देखिए क्वेश्चन हम लोग एक ले लेते हैं, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ each element of delta is equal to 1 2 3 4। क्या हम लोग क्वेश्चन ले लिए कि इस डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर दोनों ही निकालना है। ध्यान से देखिए, हियर आपको ये गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो 1/1 ऑर्डर का रहता डिटरमिनेंट, तो माइनर निकालना पॉसिबल ही नहीं था, ये भी हम लोग सीखे हुए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, तो इन चारों ही एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकालेंगे। कैसे निकलेगा? तो जैसे जो नोटेशंस हमारा है स्टैंडर्ड नोटेशंस, वो तो इसी तरह से होता है ना, A11 A12 A21 A22 इस तरह से। तो हम लोग निकालते हैं M11 यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है? तो A11 है 1, तो हम लोग 1 का माइनर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है हटा देंगे, बचे हुए एलिमेंट के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वही होगी इस 1 की माइनर। तो 1 का माइनर कितना आ गया? 2। फिर हम लोग निकालते हैं M12 यानी कि 2 का माइनर।
तो 2 जिस रो में और कॉलम में है छोड़ देंगे, जो बच जाएगा उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का माइनर। फिर आगे 3 का निकालेंगे, तो 3 के माइनर को डिनोट करेंगे हम लोग M21 से, यानी ये दूसरे रो और पहले कॉलम में है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये था तो पहला रो दूसरा कॉलम, ये था पहला रो पहला कॉलम। ये जिस रो में और कॉलम में है हटा देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट में लिखेंगे और फिर M22 यानी कि 4 का, तो ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, 1 का डिटरमिनेंट तो 1 आ जाएगा। इस तरह से आप चारों ही एलिमेंट्स के माइनर को निकाल लिए। अब हम लोग इन सब का कोफैक्टर देखते हैं। देखिए, तो कोफैक्टर का जो नोटेशंस हैं वो हम आपको दो बताएं, एक Cij और एक दूसरा हम बताएं Aij। तो जो कैपिटल Aij है ये सिंबल एनसीईआरटी यूज करता है और मैक्सिमम जो हमारे रेफरेंस बुक्स हैं वो Cij यूज करते हैं कोफैक्टर का सिंबल। तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, चलिए हम लोग एनसीईआरटी वाले सिंबल को ही यूज करते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है कि Aij इज इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j इंटू Mij, ये कोफैक्टर का फार्मूला। तो 1 का कोफैक्टर डिनोट होगा A11 से, कैपिटल A11 से। स्मॉल Aij एलिमेंट्स को डिनोट करता है और कैपिटल Aij कोफैक्टर्स को डिनोट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। A11 मीन्स हम लोग 1 का निकाल रहे हैं कोफैक्टर। देखिए फार्मूला में रखते हैं, i के जगह पे 1 है, j के जगह पे 1 है, तो -1 का पावर i प्लस j, यानी कि i और j का वैल्यू 1 और 1 है, तो 1 प्लस 1 इंटू m, i और j के जगह पे क्या रखना है, तो 1 1। तो देखिए ये तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो हो जाएगा प्लस ही, और M11 कितना है 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4, यानी कि 1 का माइनर भी है 4 और 1 का कोफैक्टर भी कितना है 4। अब हम लोग 2 का कोफैक्टर निकालते हैं, तो डिनोट किससे करेंगे, A12 फार्मूला -1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो -1 का पावर 3, तो -1 रह जाएगा और M12 कितना आया है 3, तो ये हो गया -3, यानी कि 2 का माइनर था 3 जबकि 2 का कोफैक्टर कितना है तो -3। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 3 का कोफैक्टर जिसको हम लोग डिनोट करेंगे M21 से, और ये हो जाएगा -1 का पावर 2 प्लस 1 i प्लस j और M21, तो ये हो गया -1 क्योंकि पावर ऑड नंबर है। -1 का पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो माइनस रहेगा, इवन रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और M21 कितना है तो 2, तो ये हो गया कितना -2, यानी कि 3 का माइनर था हमारा 2 जबकि 3 का कोफैक्टर हमारा कितना आया -2। अब हम लास्ट में निकालते हैं A22 यानी कि 4 का कोफैक्टर। कैसे हम लोग लिखेंगे, -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, ठीक है। तो ये तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा इवन नंबर, तो -1 का पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा और M22 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया 1। तो देखिए ये है आपका सारे ही एलिमेंट्स का माइनर और वो है कोफैक्टर। आप देख पा रहे होंगे इतना देर में आपको समझ में आया होगा कि कोफैक्टर और माइनर में बहुत ज्यादा बस डिफरेंस नहीं है, बस आपको करना क्या है कि बस निगेटिव आ रहा है, कहीं कहीं पे सेम रह रहा है, कहीं पे निगेटिव आ रहा है। और भी अगर आप ध्यान से देखें तो जहां पर i और j, जैसे i और j 1 1 1 2 ये है ना, तो जहां पर i प्लस j का वैल्यू इवन है, जहां पर i प्लस j का वैल्यू इवन है वहां पर माइनर जो है वो इक्वल है किसके, कोफैक्टर के। जहां पर i प्लस j इवन, जैसे देखिए 1 प्लस 1 इवन है तो जो कोफैक्टर है वही माइनर, यानी जो माइनर है वो कोफैक्टर है। फिर से यहां पर इवन है 2 प्लस 2, तो जो माइनर था 1 वही कोफैक्टर है। और जहां पे i प्लस j ऑड नंबर है वहां पर माइनर होगा माइनस ऑफ कोफैक्टर,
ये आप बोल सकते हैं कि कोफैक्टर होगा माइनस ऑफ माइनर, यानी कि माइनर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर आपको मिल जाएगा। कब? जब आप i प्लस जे ऑड नंबर आए तो माइनस से मल्टीप्लाई, और अगर i प्लस जे इवन आए तो ज्यों करते हो इवन रहेगा i और j का सम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, और अगर i प्लस जे का सम ऑड नंबर आएगा तो माइनर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कोफैक्टर होगा। फिर हम लोग आगे एक प्रॉब्लम लेते हैं 3/3 का, और उन सब का हम लोग निकाल कर देखते हैं माइनर और कोफैक्टर।